अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। सही, हमारा जो पिछला लेक्चर था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2, ठीक है, और इसका हमारे पास है B2L2, ठीक है, लेक्चर 2 है हमारे पास B2 का, ठीक है, ब्लड टेस्ट हुआ। और आपको तो इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे, दीज आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आपको तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने जो चीज़ डिस्कस की इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और इसमें जो हमने पहले नंबर पे डिस्कस कर लिया है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, ठीक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज लिपिड्स। वो हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स के बारे में ये जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ लिपिड्स होती है, ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट लिपिड्स, ठीक है जी। बात लिपिड्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है, लिपिड्स के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मेमिलियन सेल कॉन्स्टिट्यूट डैश % ऑफ लिपिड्स, कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास 3%, ठीक है, 4%, 5% या फिर 6%। कितने परसेंट ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा वाला, अगेन 3 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास एक चीज़ का आइडिया है आपको, मैंने पहले भी कहा था कि मेन वो चैप्टर के जो स्टार्ट में जो टेबल दिया हो वो है, ठीक है, उसको आपने इसी तरह याद करना है। अब इसमें अगर आप देखिए ये मेमिलियन सेल है, अगर इसी को बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट कर दें तो वो 2% हो जाएगा, ठीक है। ये अगेन उस टेबल में से है चैप्टर 2 के जो स्टार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिपिड्स के सेंस में कैटेगराइजेशन आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है आपसे पास, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ डैश। ऑप्शन ए आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन सी आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, या फिर ऑप्शन डी है जी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस है खाली। जी, क्या आंसर बनेगा आपका? यस, तो कंपोजिशनली आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं दैट इज कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स याद रखिएगा, ये वर्ड जो है दिस इज टेकन फ्रॉम लाइपोज और इसका मतलब होता है फैट्स, ठीक है जी। बात इसका मतलब क्या बोला, फैट्स होते हैं। सो इसीलिए लिपिड्स को फैट्स भी नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें इसकी तारीफ करते हैं हम, डेफिनेशन। सो व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एंड ऑल दीज हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड दीज आर related to what, these are related to fatty acids, ठीक है बाजी। ये किस चीज़ से रिलेट होके मिल रहे हैं आपको? फैटी एसिड से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो हम ये कह रहे हैं हेट्रोजेनस, व्हाट इज हेट्रोजेनस? आपको आइडिया कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, हेट्रोजेनस। और ये एक्चुअल में क्या चीज़ है वाला, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, लिपिड जो है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम, ठीक है, इट्स अ ग्रुप। और ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, याद रखिए ये सारे क्या वाला हेट्रो, डिफरेंट है, ठीक है, हेट्रो। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, अगर डिफरेंट है तो फिर हम इसको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी एक रीज़न है कि इन सब ग्रुप में जो चीज़ कॉमन है वो है फैटी एसिड, ठीक है। इसलिए इसका हम कहते हैं कि लिपिड का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है? फैटी एसिड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास
हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, हम इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन मैंने आपको बता दी इसके अंदर। और देन अगर आप देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली इसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, और वो आपको पता है प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं, और आपको पता है हाइड्रोफोबिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फिर किस में सॉल्युबल है ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये सॉल्युबल है, और किस में सॉल्युबल है? दे आर ऑर्गेनिक, ठीक है जी, सॉल्वेंट में। सही है बात जी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन डैश, ऑप्शन ए पोलर सॉल्वेंट, ऑप्शन बी है आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ ऑफ दीज, या फिर ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज। हाँ जी। तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली नॉन पोलर, खुद भी ये नॉन पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही केस है कि खुद ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में हल होंगे इसका अंदर। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखें इसकी एनर्जी की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ what? CH bonds and low proportion of CO bonds, ठीक है। तो चूंकि दे हैव हाई proportion of CH bond and low proportion of CO bonds, तो दैट्स वाई दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रख लें, जिसके अंदर जितने ज़्यादा ये वाले बॉन्ड्स होंगे, CH बॉन्ड, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास है दैट इज असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है जी। अच्छा, असाइल, ये जो असाइल का वर्ड है याद रखिए, ये हमारे पास ये ग्रुप होता है, दिस इज एन असाइल ग्रुप, ठीक है। और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये है, आपको पता होना चाहिए जिसके एंड पे OL, जिसके एंड पे OL, ये दिस वन, ठीक है, OL आ जाए उसको हम क्या कहते हैं वाला, वो हमेशा अल्कोहल होता है। इसका मतलब ये अल्कोहल है और इसके साथ ये वाला असाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। असाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है याद रखिएगा, दिस ग्रुप, दिस इज फाउंड इन फैटी एसिड्स, ठीक है। दिस इज फाउंड इन व्हाट? फैटी। इसका मतलब एक फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड है और दूसरा इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है वाला, दैट इज डेफिनेटली ग्लिसरॉल रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलकर, ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल बनाएंगे। और ये अगर आप इसको सिंपली डिफाइन करें तो ये बेसिकली एस्टर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट? एस्टर्स। एस्टर्स आर बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जब भी एक एसिड एक अल्कोहल से मिलता है तो आपको पता है वो क्या बनाता है वाला, दैट इज गोइंग टू फॉर्म एन एस्टर बनाता है। अब इसमें देखिए एसिड कोई भी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये आपको पता है एक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। और अल्कोहल देखिए फॉर एग्जांपल C2H5OH, ठीक है। आपको पता है एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन देगा। अब मैं आपको बुक के अकॉर्डिंगली ही आपके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होता है। तो ये दोनों के रिमूव होने से यहाँ से क्या रिमूव होता है, माइनस वाटर। पीछे क्या रह गया आपके पास? पीछे जो चीज़ रहेगी वो आपके पास ये रह गया, दैट इज CH3COO और ये रह गया जी C2H5। ये क्या चीज़ है भला? इट इज एन एस्टर। अभी आपको समझ आई बात की? तो ये एस्टर है, इस तरह एक एस्टर डेवलप होता है जब ये एक एसिड। अब देखिए ना, इसमें हम एसिड कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? फैटी एसिड्स। और अल्कोहल कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो जब भी असाइल ग्लिसरॉल बनेगा उसके लिए एक फैटी एसिड रिक्वायर्ड होगा और दूसरा ग्लिसरॉल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें फैटी एसिड हम लेंगे जी 3, याद रखिएगा इसमें 3 फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें एक जो है वो ग्लिसरॉल है और इनके मिलने से क्या बन रहा है बोला,
असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल। अब इसमें 3 फैटी एसिड जो है वो कौन कौन से सी, एक ये वाला, ठीक है, फैटी एसिड्स है, ये दूसरा फैटी एसिड्स है, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा एक फैटी एसिड आ रहा है। और अब देखिए इसमें एक हमारे पास ग्लिसरॉल है और इसमें ये इस तरह करके ये हमारे पास ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है इसके अंदर। ये ठीक है, सो दिस इज अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक ही है ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। फैटी एसिड हम कितने ले रहे हैं बोला, देखिए 1 2 और ये 3 इसके अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात की थी कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एसिड से रिमूव होगा, तो यहाँ से ये देखिएगा ये एसिड से ये रिमूव हो जाता है और यहाँ से ये रिमूव, ठीक है, ये रिमूव हो जाते हैं। अब जब ये रिमूव होंगे तो फिर क्या बनेगा, ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे रिमूव रेस कर दूं तो आप देखिएगा क्या बनेगा। आप देखिए ज़रा, इसी को इधर ही हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये वाटर बन के यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये बॉन्ड इनके बीच में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया है, ये इसके बीच में बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, सही, और ये इसके बीच में। तो अब देख रहे हैं ये क्या बन चुका है बोला, ये अब ये जो सारा मॉलिक्यूल बना है दिस इज कॉल्ड एज असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। असाइल ये वाला ग्रुप है, तो अब देखिए हर एक के अंदर आपको ये वाला ग्रुप नजर आ रही है, देखिए ये असाइल है, ये है, ठीक है, और ये है असाइल ग्रुप, सही। तो अब देखिए 3 असाइल ग्रुप्स इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक होगी बात जी। तो इस तरह ये हमारे पास बन रही होती है। अब अगर आप ये देखिए इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है कि डैश और कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी बात, डैश और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका ऑप्शन ए आपके पास है जी, दे आर फैटी एसिड्स। ऑप्शन बी है आपके पास दैट इज ग्लिसरॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास असाइल ग्लिसरॉल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज। जी क्या आंसर है आपका? हाँ जी, ये अगर आप स्टेटमेंट को और से पढ़े लिखा हुआ है, दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन ऑफ with long chains of hydrocarbons, with long chains of hydrocarbons, ठीक है। तो ये इसका आंसर है फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड कैसे, अगर आप देखें ना इसको, ये वाली चीज़ अगर आप देखें इसको, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, दिस इज RCOOH, क्योंकि यहाँ पर एच था ना इसके साथ, ठीक है। तो ये बारे अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या है, व्हाट इज दैट, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ क्या, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज दैट, आर, आपको पता है आर जो होता है ये लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज फैटी एसिड, ठीक है। अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि फैटी एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस में आप देखें तो फैटी एसिड में, ठीक है जी, फैटी एसिड्स में क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फैटी एसिड में इसमें ज़्यादा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जो है याद रखिएगा वो 2 से लेकर 30 तक जाते हैं, ठीक है, 2 to 30 कार्बन इसमें हो सकती है, ठीक है। यानी फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी हो सकती है बोला, इट कैन बी फ्रॉम 2 to 30। और देन अगर आप देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज के तौर पे आती हैं, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स। इसमें आपको तो 2 चीज़ें, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज अनसैचुरेटेड
ठीक है जी, फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड आपको पता है कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होंगे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज है सारे के सारे कि आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर फाउंड इन व्हाट, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आप केमिस्ट्री में भी टर्म पढ़ दें। अगर डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर। तो आपको पता है कि सैचुरेटेड है, दीज आर फाउंड इन व्हाट, दीज आर फाउंड इन एनिमल्स। और ये किस में पाए जाते हैं हमारा, एग्जैक्टली दे आर फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, और अगर आप इनका फिजिकल स्टेट देखें कि किस तरह है, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दीज आर लिक्विड। जो हम ऑयल यूज़ करते हैं प्लांट से, ऑयल कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं प्लांट से लेते हैं, तो ये ऑयल लिक्विड, ठीक है, इसलिए प्लांट से एक्सट्रैक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर चर्बी होती है जो, ठीक है, वो सॉलिड होती है, तो इसलिए हमारे पास सैचुरेटेड की एसेंस में यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी बात, तो ये हमारे पास इसमें ये एमसीक्यूज है इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, अच्छा फिर अगर आप देखिए इसमें से जो एमसीक्यूज बन जाते हैं, आपको पता है, आपने इसको पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाती है ना, कार्बन चेन, तो कार्बन चेन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, सो एक चीज़ है कि जी नंबर ऑफ कार्बन्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, यानी जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड इज, कितना है आपके ख्याल में, तो आपको पता है जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड, और आपको पता है ब्यूटारिक एसिड कार्बन 4 की एक चेन है जिसका है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसी को अगर आप देखें, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड, और आपको पता है पाल्मिटिक एसिड जो है ये कार्बन 16 की है। ठीक है, C16। ठीक है जी, और इसका जो टेम्परेचर दैट इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, आप देखें कार्बन चेन बढ़ रही है, कार्बन चेन के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है वाला मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हमने लिखा है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, कार्बन चेन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम आता है इसके अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यूज है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। एक और जो इसके अंदर एमसीक्यू बन सकता है अनसैचुरेटेड के अकॉर्डिंगली, अगर आपसे पूछा जाएगा विच वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, विच वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन ए पाल्मिटिक एसिड, तो ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, ब्यूटारिक एसिड, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास ऑलिक एसिड, या फिर डी है आपके पास नन ऑफ दिस। जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं, तो आपको पता है दैट इज ओलिक एसिड है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे देखें इन ओलिक एसिड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डैश कार्बन्स, किस कार्बन्स के बीच में पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन ए है आपके पास जी कार्बन नंबर 7 to 8, ऑप्शन बी है आपके पास कार्बन नंबर 9 to 10, ऑप्शन सी है आपके पास जी कार्बन 10 से 11, या फिर ऑप्शन डी है जी कार्बन 11 से 12। जी क्या आंसर आएगा आपका, तो अगर आप गौर से देखें डायग्राम के अंदर है ये, ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ ना ओलिक एसिड का, उसमें कार्बन 9 और 10 के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, सो यू विल फाइंड अ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ओलिक एसिड में किसके बीच में बना, कार्बन 9 और कार्बन
10 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके अंदर। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कॉरस्पॉन्डिंगली हम बात कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी हमने कहा वो फैटी एसिड ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास था असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं जी, सेकंड वन, वो है इसकी वैक्सीज। अच्छा जी है, तो नेक्स्ट दूसरी क्लासिफिकेशन हम बात करने वाले हैं, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन इसकी है नंबर 2 पे, दैट इज नोन एज, ठीक है जी, वैक्सीज की हम बात करते हैं। ठीक है, वैक्सीज, व्हाट आर वैक्सीज, याद रखिएगा ये बेसिकली एक मिक्सर का नाम है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सर। मिक्सर समझते होंगे आप, अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, मिक्स करना किस चीज़ को। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के लिए ज़्यादा सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, और इसमें क्या क्या ज़्यादा सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है इस मिक्सर बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, द फर्स्ट वन इज़, वो है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एंड दैट इज अल्केन्स। और याद रखिए इस अल्केन में कार्बन 25 से कार्बन 35 रिक्वायर्ड होती है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे आपको जो चीज़ चाहिए, ठीक है जी, वो है इसमें आपको एस्टर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको इसमें चाहिए जी अल्कोहल्स। ठीक है, एस्टर्स ले लें, अल्कोहल्स ले लें, और ये ले लें जी हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स। ठीक है, अच्छा, इन सारी चीज़ों को ले करना, इनका आप क्या करने वाला, एक अच्छा सा मिक्सर बना लें। ठीक है, और जब वो मिक्सर तैयार हो जाएगा तो इसको नाम क्या देंगे, बोला वैक्सीज का नाम देंगे। ओके, सो वैक्सीज इस तरह इसमें फॉर्मेशन। इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लास्ट टाइम भी आया था कि विच टाइप ऑफ लिपर्ड डू नॉट हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑप्शन ए असाइल ग्लिसरॉल, नंबर 2 वैक्सीज, नंबर 3 पे है फॉस्फोलिपिड्स, और नंबर 4 पे जो चीज़ है दैट इज टर्पेनॉइड्स। हाँ जी, तो क्या किसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो याद रखिए ये वैक्सीज होते हैं। ठीक है, दे डो नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये अच्छी तरह मिक्सर बना लें, और मिक्सर बनाने के बाद ये क्या बन जाएगा, वाला वैक्सीज। फिर आपको बताइए इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग करना, लीव के ऊपर जो सरफेस कोटिंग है, या इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर है, या जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, वो किस चीज़ से बनी वाला, दैट इज वैक्स। तो ये सिंपल जिसके रोल है, ठीक है, जो कि वैक्सीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब जिसकी जो तीसरी टाइप है वो क्या है, दैट इज दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है जी, बात फॉस्फोलिपिड्स को कहते हैं। सो व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? अच्छा जी, फॉस्फोलिपिड बेसिकली याद रखिए दीज आर द डेरिवेटिव्स, दीज आर डेरिवेटिव्स। और किस चीज़ के डेरिवेटिव्स में बोला, दैट इज फॉस्फेटिडिक एसिड्स के ये डेरिवेटिव्स है। ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड, और फॉस्फेटिडिक एसिड के जो कि डेरिवेटिव है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं फॉस्फेटिडिक एसिड्स के, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो चीज़ें हैं फॉस्फेटिडिक एसिड में, वो 3 चीज़ें फॉस्फेटिडिक एसिड में याद रखना। एक तो है जी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड ए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फैटी एसिड्स, और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है बात। अच्छा, तो फॉस्फेटिडिक एसिड जो है, इसमें हमने कहा फैटी एसिड और ये तो वैसे की वैसी हैं जैसे हमने असाइल ग्लिसरॉल में पढ़ा। इसमें जो चीज़ ऐड हो रही है वो क्या है बोला, दैट इज वो ये है फॉस्फोरिक एसिड। इसी चीज़ को नाम दिया जा रहा है फॉस्फेटिडिक एसिड।
ठीक है। तो तीनों चीज़ों के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं फॉस्फेटिक एसिड का नाम देते हैं इसको। ओके, अच्छा, लेकिन हमने फॉस्फेटिक एसिड तो नहीं बनाना, हमने क्या बनाना बोला, हम तो बनाना चाह रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए अगर आप बात करें तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू ऐड, ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमें ऐड करना पड़ेंगी इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है कोलिन। ठीक है, कोलिन कॉमनली तौर पे ऐड है इसके अंदर। तो जब कोलिन ऐड हो जाती है, अब इसके लिए ज़रा वो स्ट्रक्चर सॉरी फार्मूला अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो किस तरह है सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन चीज़ इसके अंदर डेवलप कर रही थी। ठीक, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ लिपर्ड्स फॉर्म बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फ्रेमवर्क कौन सी चीज़ बना रहा है, कौन सा लिपिड है, तो आपको ऑप्शन है आपके पास है फास्फोलिपिड। ठीक है जी, फास्फोलिपिड्स। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, स्फिंगोलिपिड। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास ग्लाइकोलिपिड। या फिर ऑप्शन डी है आपके पास वैक्सिस। हाँ जी, तो कौन सी चीज़ है इसमें, तो जैसे एग्जैक्टली जी वो फॉस्फोलिपिड ही है जो कि सेल की मेम्ब्रेन को डेवलप कर रहा है। ठीक है बाजी, तो ये चीज़ें आप इसमें ना ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये स्ट्रक्चर फार्मूला इसके अंदर वैसे के वैसे ही है, ठीक है, जो कि पहले भी आपने डिस्कस किया है इसके अंदर। तो ये कोलिन, अगर आपसे पूछा जाए कि कोलिन इज डैश कार्बन, ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेस कितनी का। अच्छा, कोलिन का अगर आप देखें ना फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला आपकी जो बुक में दिया हुआ है, अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि उस बुक में जो वो स्ट्रक्चर फार्मूला अभी जो दिए हुए हैं उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि किस तरह सारी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसको करवाया ना सारा फार्मूला इसके अंदर। उसके साथ फिर ये फास्फोरिक एसिड अटैच होता है और फिर उसके साथ आपको होता है कोलिन जाकर अटैच हो जाती है। और कोलिन कितनी कार्बन की है, तो अगर आप इसका फार्मूला देखें तो आपको पता होना चाहिए 3 कार्बन की, ऑप्शन बी 4 कार्बन की, ऑप्शन सी आपके पास 5 कार्बन की, या फिर ऑप्शन डी 6 कार्बन की। जी, तो क्या आंसर आएगा बोला, ऐसे तो याद रखिए 5 कार्बन नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस है ये, इट इज़ अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, आप और कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में मेंशन है एथेनॉल अमाइन है, सीरीन है। ठीक है, आप इसकी जगह सीरीन ऐड कर सकते हैं, आप इसकी जगह एथेनॉल अमाइन ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बुक में आपकी कोलिन ऐड है इसीलिए वो उसको गौर से देखिएगा, उसमें 5 कार्बन होती है। ठीक है, सो 5 कार्बन जो कंपाउंड है दैट इज कोलिन। इज दैट ओके। सो हमारे पास फास्फोलिपिड्स हैं जो बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा है। किस चीज़ की फ्रेमवर्क बना रहा है, सेल की मेम्ब्रेन की। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर, अच्छी तरह इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखिए नंबर 4 पे हमारे पास है दीज आर टर्पिनॉइड्स। दीज आर व्हाट, टर्पिनॉइड्स होते हैं। सो व्हाट आर टर्पिनॉइड्स, आपको पता है टर्पिनॉइड्स बेसिकली ये भी पॉलीमर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन किस चीज़ के पॉलीमर्स हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। ठीक है, सो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ, ठीक है जी, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर बोला, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स है। सही, अगर आप सोचा है कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट इज डैश कार्बन यूनिट, ठीक है, आइसोप्रीनॉइड इज अ डैश कार्बन यूनिट। ऑप्शन ए आपके पास 3 कार्बन, ऑप्शन बी आपके पास है जी 4 कार्बन, ठीक है जी 5 कार्बन, या फिर 6 कार्बन। कौन सी कितनी कार्बन का ये यूनिट है, यस, तो इसका भी आंसर है 5 कार्बन। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये आइसोप्रीनॉइड इसके अंदर फॉर्मेशन होती है, और ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट, यानी सपोज कीजिए कि इस तरह एक यूनिट है,
ठीक है, ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट मिलेगा, ठीक है, फिर इसका तीसरा यूनिट मिलेगा, फिर इसका चौथा यूनिट। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं टर्पिनॉइड्स, ठीक है। यानी इस तरह देखिएगा, सपोज ये इसको हम इस तरह करके लिखते हैं, ये इस तरह 5 का, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन नंबर 5, ठीक है। और ये इस तरह, ये ऐसे इसके साथ ये जुड़ी, दूसरा सपोज कर ले यूनिट है। अब सपोज ये इस तरह तीसरा यूनिट आ गया, ठीक है, और कंसीडर कि ये हमारे पास ये चौथा एक यूनिट आ गया, ठीक है, इस तरह करके। तो ये यूनिट टू यूनिट आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और क्या बन जाएगा वाला, एक टर्पिनॉइड बन जाएगा। हर एक यूनिट, ये रेड वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला, हर एक यूनिट क्या है, आइसोप्रिनॉइड यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया जा रहा है वाला, टर्पिनॉइड्स कहते हैं, ठीक, टर्पिनॉइड। अभी किस प्रोसेस के जरिए जोड़ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स are combined by dash, ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए से, या फिर है हाइड्रेशन प्रोसेस के जरिए से, या फिर ऑप्शन सी आपके पास कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए से, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास प्रोटियोलाइसिस है, ठीक है जी। बस जी, क्या आंसर आएगा इसका, तो यस एग्जैक्टली जी, इसका आंसर क्या है, दैट इज कंडेंसेशन। तो याद रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। यानी ये यूनिट इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कंडेंसेशन। आपने पढ़ा होगा कंडेंसेशन के बारे में, केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब दो यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। तो ये इस तरह ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले, और ये क्या बन रहा है, पॉलीमर बनता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास टर्पिनॉइड है। उसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, टर्पिन्स हैं, ठीक है, टर्पिन, ये इसकी एग्जाम्पल में अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टीरॉइड्स इससे बनते हैं, ठीक है जी, टर्पिन्स इससे बनते हैं, ठीक है जी, टर्पिन्स वगैरह, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स आपने पढ़ा हुआ कैरोटिनॉइड्स के बारे में, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फॉर्मेशन हो रही होती है किस चीज़ से वाला, टर्पिनॉइड से बन रही होती है, ठीक। तो ये हमारे पास था लिपिड्स के बारे में, ओके। तो लिपिड्स है, आपने पढ़ लिया इसको जनरली समरी में। अगर आप देखें तो लिपिड्स है क्या, लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिससे हमें क्या मिल रहा होता है बोला, एनर्जी मिल रही होती है, सही। और इसके अलावा इंसुलेशन भी मिल रही होती है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे जो है ना लिपिड की एक लेयर मौजूद है जो कि इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करके दे रही होती है इसके अंदर, ठीक है बाजी। तो ये टर्पिनॉइड्स हमने लास्ट इसकी कैटेगराइजेशन देखी। स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स भी यही चीज़ें होते हैं, आपने पढ़ा स्टीरॉइड हार्मोन में जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन तब देखिए लिंक किया जा रहा है, ठीक है, इसको दूसरे चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 17 हार्मोन्स का पोर्शन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि स्टीरॉइड जो हार्मोन्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो अगेन क्या है, टर्पिनॉइड्स, ठीक है। टर्पिन्स है, ये विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। टर्पिन्स वो भी स्टीरॉइड से बने होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स अभी हमने कहा ये पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड कंपाउंड पिगमेंट्स होते हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास लिपिड्स। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगेन आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो जब आपका इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह इन द डिस्कशन फेज वी विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये था फिलहाल हमारे लिए आज का टॉपिक लिपिड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।